हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ दिया कोल क्रॉप। अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। अब अपन लोग आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में दोस्तों? ओनियन के बारे में, यानी कि ओनियन कल्टीवेशन देखेंगे आज। प्याज यानी कि ओनियन। आज बात करेंगे दोस्तों ओनियन कल्टीवेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना जो ओनियन होता है ये मोनोकोट प्लांट होता है, फिर अपन लोग बोल सकते हैं मोनोकोट वेजिटेबल होती है। जब अपन लोगों ने फल व सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ा था तब अपन लोगों ने बात की थी प्याज और लहसुन को अपन लोग क्या बोलते हैं? मोनोकोट। और अपने जैसे कि फ्रूट की भी बात की थी तो बहुत सारे फ्रूट बताए थे मैंने आपको जो मोनोकोट होते हैं, जैसे कि केला, खजूर, सुपारी, अनानास और नारियल। चलिए दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में? प्याज के बारे में। तो अपन लोग सबसे पहले देखते हैं इसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बोटनिकल नेम। तो प्याज का बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? एलियम सेपा। क्या होता है? एलियम सेपा। अगर बात करें इसकी फैमिली की तो इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? इसकी फैमिली होती है एमार्डिलिएसी या फिर एलिएसी। एलिएसी या फिर इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों क्या? एमार्डिलिएसी। एलिएसी या फिर एमार्डिलिएसी से बिलोंग करता है कौन दोस्तों? अपना प्याज। और लहसुन भी इसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या 2n इक्वल टू कितने होते हैं? इसमें 16 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर अपन लोग देखें इसका ओरिजिन पैलेस, इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है? मध्य एशिया। क्या होता है दोस्तों? मध्य एशिया। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें इसके अंदर, तो आपको ये याद रखना है कि जो अपना ओनियन होता है इसके अंदर फ्रूट टाइप क्या होता है? क्या चीजें? फ्रूट टाइप। तो आपको मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, जो ओनियन होता है इसमें फ्रूट टाइप क्या होता है? सीजोकार्प। क्या होता है दोस्तों? सीजोकार्प। और अगर अपन लोग बात करें इसमें इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्पक्रम, पुष्पक्रम, तो देखिए जो ओनियन होता है इसमें पुष्पक्रम होता है क्या दोस्तों? अम्बेल। क्या होता है? अम्बेल। ठीक है, आपको ये जनरल चीजें हैं अपने ओनियन के बारे में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा? जो अपना ओनियन होता है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? तो ओनियन का बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? एलियम सेपा। क्या होता है? एलियम सेपा। इसके बाद देखिए अगर अपन लोग इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? इसकी फैमिली होती है एलियसी या फिर एमार्डिलिएसी। क्या होती है? एलियसी या फिर अपन लोग इसे बोल सकते हैं एमार्डिलिएसी। इसके बाद देखना, अगर अपन लोग बात करें अनियन के अंदर कि अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो अनियन के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसमें गुणसूत्र संख्या है कितनी? 16। उत्पत्ति स्थान पूछे तो इसमें मध्य एशिया। और इसके बाद देखिए फ्रूट टाइप क्या होता है इसमें? सीजोकार्प। और इसके बाद अगर अपन लोग बात करें इसमें पुष्पक्रम क्या होता है? अम्बेल। अब अपन लोग आगे देखते हैं इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, यानी कि खाने योग्य भाग क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं अनियन के अंदर एडिबल पार्ट, चलो एक साथ ही लिख लेते हैं यहीं पर अपन लोग। अनियन में एडिबल पार्ट, अगर बात करें ओनियन में एडिबल पार्ट क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों? इसमें अपन लोग खाते हैं सलक्तन। क्या खाते हैं? सलक्तन यानी कि बल्ब। बल्ब क्या होता है दोस्तों? इसमें एडिबल पार्ट होता है। और आपको ये भी पता होगा, ये जो बल्ब है मैंने आपको प्रोपोगेशन में पढ़ा दिया था, जो बल्ब या फिर सलक्तन होता है ये किसका रूपांतरण होता है दोस्तों? ये तो अपना स्टेम होता है ना, स्टेम। ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, सारे के सारे रूपांतरित तने होते हैं जिनको अपन लोग खाते हैं। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो अपना प्याज है ना, ओनियन है, इसकी खास बात क्या है? इसमें परागण कैसा होता है दोस्तों? इसमें परागण होता है कैसा? पर परागण। कैसा होता है? पर परागण। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म पाया जाता है जो पर परागण को बढ़ाता है। वो कौन सा है? प्रोटोएंड्री। कौन सा है दोस्तों? प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री नाम का एक मैकेनिज्म होता है जो ओनियन के अंदर पर परागण को बढ़ाता है। और अपन लोग जानते हैं प्रोटोएंड्री क्या होता है? कोई भी अपना फ्लावर होता है उसके अंदर जो मेल पार्ट होता है, जो नर भाग होता है, नर भाग का पहले परिपक्व होना, पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोटोएंड्री कहलाता है। तो आपको याद रखना है ओनियन के अंदर क्या होता है दोस्तों? पर परागण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटोएंड्री पाई जाती है। अब देखते हैं अपन लोग पर परागण किसे कहते हैं? पोलन। अपने एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, यानी कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे,
तब उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, पर परागण। तो ये पोलन लेके कोई ना कोई तो जाएगा ना, तो प्याज के अंदर पर परागण के लिए वाहक कीट कौन होता है, वाहक कीट। वेक्टर कौन रहता है दोस्तों इसमें, तो इसमें वेक्टर रहता है क्या, मधुमक्खी। कौन है, मधुमक्खी। जो हनी भी होती है इसमें पोलिनेटर एजेंट का काम है करती है। जैसे ही अपन लोग बात करें, बैंगन की बात की थी, तो बैंगन में पोलिनेटर एजेंट कौन था दोस्तों, बैंगन में था अपना कौन, बम्बल बी। ऐसे ही अपन लोग बात करें अगर आम के अंदर पोलिनेटर एजेंट कौन होता है, तो आम में होता है दोस्तों कौन, अपनी घरेलू मक्खी। तो आपको ये जनरल चीजें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग देखते हैं प्याज से संबंधित सामान्य जानकारियां। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, जो अपना ओनियन है ना दोस्तों, ओनियन जो प्याज है, उसकी सामान्य जानकारी में अगर अपन लोग देसी लोग हैं तो सबको ही पता है अपने को। प्याज की खास बात क्या होती है, प्याज जो होता है ना, यह लू से बचाने के काम आता है, लू से बचाने हेतु उपयोगी है, लू से बचाने हेतु उपयोगी है। एक तो ओनियन की सबसे बढ़िया खास बात ये हो गई दोस्तों। दूसरी अगर अपन लोग बात करें, जो ओनियन होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, इसका जो ओनियन और गार्लिक का जो पेस्ट होता है ना, ये सर्वाधिक अपने बोलने तो ना काम आता है। अपने जनरली कोई भी डेजर्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसके अंदर अपन लोग प्याज और लहसुन का पेस्ट काम में लेते हैं। तो ये चीज़ तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं दोस्तों इसके बारे में, तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर अपन लोग जनरल जानकारियाँ और देखें, तो अपना जो प्याज होता है ना दोस्तों, तो मैंने आपको ये तो वैसे बता भी दी है, पर लिख भी देता हूँ मैं। प्याज और लहसुन दोनों के दोनों क्या है, अपने मोनोकोट हैं। क्या है, एक बीजपत्री। प्याज एक बीजपत्री पादप है। क्या है, एक मोनोकोट प्लांट है। प्याज के अलावा और देखें तो सब्जियों में, तो सब्जियों में आप मुख्य रूप से बस एक और याद रख लो, क्या, लहसुन। लहसुन जो है ना दोस्तों, यह भी मोनोकोट है। फलों के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं दोस्तों मैं इसको। अब आपको एक चीज ये याद रखनी है, जो अपना ओनियन होता है दोस्तों, प्याज, तो प्याज के ऊपर है ना सर्वाधिक रिसर्च का काम किसने किया था, आपको पूछे ओनियन के ऊपर हाईएस्ट रिसर्च किसने की थी, तो उसका नाम क्या है, अपना H.A. जोन्स। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या दोस्तों, H.A. जोन्स। H.A. जोन्स नामक वैज्ञानिक ने अपना ओनियन है उसके ऊपर खूब सारी रिसर्च की थी। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे मिस्टर ओनियन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मिस्टर ओनियन। आपको ये भी याद रखना है, इसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं, मिस्टर ओनियन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखनी है। अब अगर अपन लोग बात करें प्याज व लहसुन की आगे और, तो आपको पता होगा प्याज अपना जो है कौन सी ऋतु का है, प्याज एक ठंडी ऋतु का पादप है। इसमें दीप्तकालिता कैसी होगी दोस्तों, दीप्तकालिता। प्याज के अंदर दीप्तकालिता कैसी होती है, लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ये क्या है, दीर्घ दिवस पादप है। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बताऊं एक बात, प्याज सामान्यतः अगर आप लोग किसके लिए लगा रहे हो, सलगकंद हेतु लगा रहे हो। किस लिए, सलगकंद हेतु उत्पादन कर रहे हो, हेतु उत्पादन करते हो। अगर आप प्याज का सलगकंद हेतु उत्पादन करते हो तो ये क्या है दोस्तों, एक वर्षीय, यानी कि एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय। अगर मैं बात करूं आप लोग क्या करना चाहते हो, प्याज में बीज उत्पादन, सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन हेतु प्याज क्या है दोस्तों, बीज उत्पादन हेतु प्याज अपना बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, क्या है दोस्तों, द्विवर्षीय पादप है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। प्याज अगर आप सिर्फ खाने के पर्पज से लगा रहे हो तो क्या है दोस्तों, एक वर्षीय। अगर आप इसमें बीज उत्पादन करना चाहते हो तो ये क्या है दोस्तों, द्विवर्षीय है। अब अगर अपन लोग आगे बात करें प्याज में, तो आपको पूछे भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो कौन सी है दोस्तों, प्याज ही है। भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो प्याज ही है। और सर्वाधिक छोटे आकार के जो प्याज होते हैं उनका निर्यात किया जाता है। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक
सर्वाधिक छोटे आकार के प्याज का निर्यात किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग आगे देखते हैं, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे आ गया तो सही। सर्वाधिक छोटे आकार के प्याज का निर्यात किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर अपन लोग आगे बात करें प्याज में, आप लोगों ने सुना होगा प्याज से संबंधित एक अनुसंधान है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय। तो आपको याद रखना है ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या चीज है? ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? तो ये कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र। कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। वर्तमान समय में इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया दोस्तों, तो आपको वो भी याद रखना है। वर्तमान समय में इसका नाम बदल करके डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च के नाम से अपन लोग इसे जानते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपको पूछे प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में है, जिसे अपन लोग वर्तमान में डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च के नाम से जानते हैं। अब अगर अपन लोग बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, प्याज का लाल रंग होता है और प्याज का पीला रंग होता है। क्या होता है? प्याज का लाल रंग व प्याज का पीला रंग। तो चलिए अपन लोग बात करते हैं इसके कलर से संबंधित। अगर आपको पूछे प्याज का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है लाल रंग के लिए इसमें जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? अपना एंथोसाइनिन। कौन सा है? एंथोसाइनिन। प्याज में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है अपना कंपोनेंट, तो वो होता है एंथोसाइनिन। अगर अपन लोग बात करें प्याज में पीले रंग के लिए, प्याज में पीले रंग हेतु कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, तो आपको यहां पर याद रखना है क्यूरिस्टिन। कौन सा होता है दोस्तों? क्यूरिस्टिन। प्याज में लाल रंग हेतु एंथोसाइनिन, पीले रंग हेतु क्यूरिस्टिन अपना होता है, वो जिम्मेदार होता है। यहाँ पे आपको कैरोटीन नहीं करना है, क्यूरिस्टिन ही याद रखना है। तो याद रख लोगे दोस्तों। तो ये आगे अपने लाल व पीले रंग से संबंधित बातें। अगर मैं थोड़ी बातें और करूं प्याज में, आपको पता है प्याज के अंदर तीखापन होता है। क्या होता है दोस्तों? तीखापन। प्याज के अंदर क्या होता है? तीखापन। या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसके अंदर पुजेंसी आती है। या फिर तीखापन किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर तीखापन होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहीं पर अपन लोग एक चीज और एक्स्ट्रा नोट करेंगे, वो क्या है दोस्तों अपनी, वो है क्या कि प्याज में कवक प्रतिरोधी पदार्थ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कवक प्रतिरोधी। प्याज में कवक प्रतिरोधी पदार्थ या फिर रसायन पाया जाता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं अपन लोग केटचोल। क्या बोलते हैं? केटचोल। तो आपको ये भी बड़े अच्छे से याद रखना है। प्याज के अंदर पाए जाने वाले रसायन सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर अपन लोग फिर से इसकी बात करें तो आप लोग क्या याद रखोगे? प्याज के अंदर लाल रंग तो एंथोसाइनिन की वजह से, प्याज का पीला रंग क्यूरिस्टिन की वजह से, प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कवक प्रतिरोधी तत्व केटचोल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब अपन लोग बात करते हैं आगे प्याज से संबंधित जलवायु। क्या देखेंगे दोस्तों? जलवायु। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया था और वैसे हर बार बताता रहता हूँ, जो अपनी ये जड़ वाली, कंद वाली या फिर जो भी सब्जियां जिसमें अपन लोग ज़्यादातर ये रूपांतरित चीज़ें खाते हैं, जैसे रूपांतरित जड़ या फिर रूपांतरित तना खाते हैं, तो इनकी जलवायु कौन सी होती है दोस्तों? ठंडी जलवायु या फिर शीत ऋतु। इसकी जलवायु कौन सी है? ठंडी जलवायु।
तब आपको एक चीज याद रखनी है, प्याज ठंडी जलवायु का पादप है। इसके अंदर अपन लोग बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर अपन लोग प्याज में किसके लिए बात करेंगे? प्याज का एडिबल पार्ट होता है कि अपना सलगकंद, तो सलगकंद के लिए ही देखेंगे। आपको पूछे प्याज में बल्ब फॉर्मेशन हेतु, बल्ब फॉर्मेशन हेतु, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बल्ब निर्माण हेतु, हिंदी में शुद्ध ही लिख देता हूं यार, सलगकंद, सलगकंद निर्माण हेतु। क्या पूछेगा? सलगकंद निर्माण हेतु। तो आपको दोस्तों एक चीज याद रखनी है, प्याज जो होता है इसमें सलगकंद निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? 15.5 से लेकर के 21 पॉइंट, कितना दोस्तों? 15.5 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस, कितना? 21 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या रहता है? प्याज की वृद्धि के लिए उपयुक्त रहता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। तो याद दोस्तों याद रख लोगे। अब अपन लोग बात करते हैं आगे। ये तो आगे इसमें नॉर्मल सा अपन लोगों ने जलवायु की बात कर ली। अब अपन लोग देखते हैं प्याज के अंदर बीज दर। क्या देखेंगे? बीज दर। अगर मैं बात करूं ओनियन में सीड रेट, तो ओनियन में अपन लोग दो तरह की फसलें लगाते हैं। एक तो लगाते हैं कौन सी? रबी ऋतु हेतु। एक लगाते हैं अपन लोग कौन सी दोस्तों? खरीफ ऋतु हेतु, खरीफ ऋतु हेतु। लेकिन सर आपने तो बोला ये ठंडी जलवायु का होता है, तो मैंने आपको ये भी बोला था ओनियन जो होता है ये एक वर्षीय भी होता है, द्विवर्षीय होता है। अगर अपन लोग इसे सिर्फ और सिर्फ सलगकंद उत्पादन के लिए लगा रहे हैं तो एक वर्षीय है, यानी कि एक ऋतु में होगा। अगर अपन लोग इसे बीज उत्पादन हेतु लगा रहे हैं तो ये क्या होगा? द्विवर्षीय होगा। तो यानी कि दोनों ऋतुओं में चला जाएगा ये। पहली ऋतु में वानस्पतिक वृद्धि, दूसरे में बीज उत्पादन। तब आपको याद रखना है प्याज जो होता है इसके अंदर रबी ऋतु है तो बीज दर पूछे तो कितनी होती है? 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर। खरीफ ऋतु है तो पूछे तो आपको याद रखनी कितनी? 12 से लेकर के 15 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों? बीज दर होती है। और ये बीज दर आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर मैंने सीड रेट की बात की है। सीड रेट के अंदर मैंने किसको काम में लिया है? बीज को। किसको काम में लिया यहाँ पर? बीज को। अभी तक मैंने सलगकंद की सीड रेट नहीं बताई है आपको, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। अब अपन लोग बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन लोग यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं। जो अपना प्याज होता है इसके अंदर R इंटू पी, क्या चीज है? R इंटू पी, यानी कि पौधरोपण दूरी कितनी होती है? 15 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 15 इंटू 10 सेंटीमीटर क्या होती है इसके अंदर? पौधरोपण दूरी होती है। ठीक है दोस्तों। अब आपको कभी पूछ ले 1 हेक्टेयर हेतु सलगकंद की बीज दर, सलगकंद आप लोग कितना उपयोग में लोगे? तो 10 से लेकर के 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 10 से लेकर के 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपन लोग क्या काम में लेंगे दोस्तों? सलगकंद काम में लेंगे। तो आपको ये चीज याद रख लेना। अब देखो दोस्तों, वैसे तो कुछ नहीं बचा अपनी जनरल चीजों में, लेकिन आपको मैंने वैसे तो नर्सरी में भी बताया था और यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब अपन लोग ये जो भी बीज लगा रहे हैं या फिर सलगकंद की सीधी बुआई कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर अपन लोग सीड रेट से करेंगे तो नर्सरी बनाएंगे ना, तो नर्सरी एरिया कितना चाहिए प्याज के लिए? नर्सरी एरिया कितना चाहिए होता है दोस्तों? 500 मीटर स्क्वायर। कितना चाहिए होता है? 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर? अपने प्याज के अंदर। तो आपको ये चीज भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। अब अपना दोस्तों क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ वेराइटियां बची है। क्या बची है? अपनी वेराइटियां। अब अपन लोग बात करेंगे प्याज की उन्नत किस्मों की। पानी पी लेता हूं दोस्तों मैं, तब तक आप लोग नोट डाउन करो इसे। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग देखते हैं कि प्याज की उन्नत किस्में। अगर अपन लोग बात करें प्याज की उन्नत किस्मों की, तो अपन लोग इसे देखिए 2 ऋतुओं में लगा रहे हैं, रबी में और खरीफ में, तो उन दोनों के हिसाब से अपन लोग देखेंगे। उन्नत किस्में। चलिए दोस्तों देखते हैं प्याज की उन्नत किस्में। सबसे पहले अपन लोग ऋतुओं के हिसाब से देखते हैं।
आपको पूछे खरीफ ऋतु हेतु, किसके लिए? खरीफ ऋतु हेतु। तो आपको दोस्तों याद रखना है खरीफ ऋतु हेतु सबसे बढ़िया किस्में कौन सी हैं? एक तो सबसे पहली एग्री फाउंड डार्क रेड, कौन सी है? एग्री, हिंदी मीडियम बैच भूल जाता हूं मैं, एग्री फाउंड डार्क रेड, कौन सी है दोस्तों? एग्री फाउंड डार्क रेड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य किस्मों की, एक है N53, जिसे बोलते हैं अपन लोग नासिक 53। क्या बोलते हैं? नासिक 53 भी अपन लोग इसे बोल सकते हैं। और एक होती है दोस्तों कौन सी? अर्का कल्याण, अर्का कल्याण। तो आपको ये तीन मेन किस्में हैं अपनी जो खरीफ ऋतु हेतु उपयुक्त है, आपको अच्छे से याद रखनी है। एग्री फाउंड डार्क रेड, N53 जिसे अपन लोग नासिक 53 भी बोलते हैं, और अपनी कौन सी है? अर्का कल्याण। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं कौन सी ऋतु की? रबी ऋतु की किस्में। रबी ऋतु की किस्में, चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी ऋतु की रबी ऋतु की किस्में। तो इसमें आएगी अपनी कौन कौन सी दोस्तों? एग्री फाउंड लाइट रेड, कौन सी आएगी? एग्री फाउंड लाइट रेड। अब देखो अगर ज्यादा वो काली है ना, डार्क रेड है, तो किसमें है? खरीफ ऋतु में हल्की है, तो रबी में क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ती है, खरीफ में कम पड़ती है, रबी में। अपन लोग ये ट्रिक भी काम में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो रबी और खरीफ ऐसी किस्में जो रबी ऋतु में भी लगा सकते हैं और खरीफ में भी। चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे इसकी। तो ये पेज यहीं छोड़ देता हूँ इसको दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको, मैं भी कर लिया होगा। अब देखो, अब ऐसी किस्में देखेंगे जिन्हें रबी और खरीफ दोनों में लगा सकते हैं। रबी व खरीफ ऋतु हेतु उपयुक्त किस्में। अब अपन लोग बात करते हैं रबी व खरीफ दोनों ऋतु हेतु उपयुक्त किस्में। तो सबसे पहले आती है कौन सी? अर्का प्रगति। कौन सी आती है दोस्तों? यहीं पे देख लेते हैं, अर्का प्रगति। जो अर्का प्रगति है ये रबी और खरीफ दोनों ऋतु हेतु क्या है दोस्तों? उपयुक्त किस्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी? नेक्स्ट आती है पूसा रेड। पूसा रेड, ये पूसा रेड है ना दोस्तों, इसकी नरबंदे किस्म है। क्या है दोस्तों? इसकी नरबंदेता द्वारा उत्पन्न हुई है सर, नरबंदेता द्वारा उत्पन्न किस्म। तो आपको याद रखना है नरबंदेता द्वारा उत्पन्न किस्म कौन सी दोस्तों? पूसा रेड। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो अगली आती है पूसा मेधावी। कौन सी आती है? पूसा मेधावी। जो पूसा मेधावी किस्म है दोस्तों, यह सेल्फिंग द्वारा उत्पन्न हुई है। किसके द्वारा? सेल्फिंग। आपको पूछे ब्याज की ऐसी कौन सी किस्म है जो सेल्फिंग द्वारा उत्पन्न है, तो आपको याद रखना है कौन सी होती है दोस्तों? पूसा मेधावी। तो आपको ये किस्में भी इसकी अच्छे से याद रखनी है। चलिए अपन लोग देखते हैं अब नेक्स्ट वैरायटियां देखें। प्याज में आती है अपनी कौन सी? प्याज की पीले रंग वाली किस्म। कौन से रंग वाली? पीले रंग वाली किस्म। पीले रंग वाली किस्म। अब देखते हैं अपन लोग दोस्तों प्याज में पीले रंग वाली किस्में कौन कौन सी है। तो अगर अपन लोग बात करें प्याज में पीले रंग वाली किस्मों की, आती है अर्का पीतांबर, अर्ली ग्रेनो, अर्का पीतांबर, अर्ली ग्रेनो, और एक ब्राउन स्पेनिश। ये सारी की सारी किस्में कैसी है दोस्तों? इसकी पीले रंग वाली किस्में हैं। तो आप लोग इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन लोग देखते हैं कौन सी? सफेद प्याज की किस्में। और आपको पता होगा प्रसंस्करण के लिए सर्वाधिक सफेद प्याज ही उपयोग में लिया जाता है। सफेद प्याज की किस्में।
चलिए दोस्तों अपन लोग देखते हैं व्हाइट कलर की प्याज की किस्में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना भी अपना प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनता है यानी कि प्रसंस्कृत उत्पाद बनते हैं वो क्या बनते हैं दोस्तों, अपने अधिकतर किससे बनते हैं, जो व्हाइट कलर का प्याज होता है ना, ऐसे प्याज जिसकी स्किन कैसी होती है दोस्तों, व्हाइट होती है, उसी से बनता है। तो अपन लोग यहाँ पर एक चीज ये भी याद रखेंगे, प्रसंस्कृत उत्पाद किस तरह की किस्मों से बनता है, सफेद प्याज से। प्रसंस्कृत उत्पाद याद रखेंगे, प्रसंस्कृत उत्पाद किस तरह की किस्मों से बनता है, सफेद प्याज की किस्मों से। चलिए देखते हैं सफेद प्याज की किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसमें है पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट राउंड। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो और आती है पूसा व्हाइट फ्लैट, पूसा व्हाइट फ्लैट। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उदयपुर 102, उदयपुर 102। ये सारी की सारी किस्में कैसी है दोस्तों, ये सारी की सारी किस्में हैं सफ़ेद प्याज वाली किस्में हैं। तो आपको ये बड़े अच्छे से याद रखना है, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन लोग प्याज की लाल रंग वाली किस्में देखेंगे, तब तक आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं दोस्तों पानी पी लेता हूँ। चलिए भी दोस्तों, मैं भी आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग देखें प्याज की लाल रंग वाली किस्में, प्याज की लाल रंग वाली किस्में, प्याज की लाल रंग वाली किस्में, ऐसी किस्में जिनका कलर क्या होगा दोस्तों, रेड होगा। अपन लोग अब उनकी बातें करेंगे। चलिए भी देखते हैं ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो प्याज की लाल रंग वाली किस्में हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। एग्री फाउंड डार्क रेड, सबसे पहली किस्म ये आ गई जो लाल रंग की है। दूसरी किस्म की अगर मैं बात करूं, पंजाब रेड राउंड, पंजाब रेड राउंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो N53 जो नासिक 53 है, यह भी कौन सी है दोस्तों, लाल रंग वाली है। अर्का कल्याण, अर्का कल्याण, यह किस्म भी कैसी है दोस्तों, लाल रंग वाली किस्म है। तो अपनी लाल रंग वाली किस्में कौन कौन सी होगी, एग्री फाउंड डार्क रेड, पूसा रेड राउंड और N53 और अर्का कल्याण। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों आगे, तो आगे आता है अपना क्या, थ्रिप्स प्रतिरोधी। एक किस्म होती है जो क्या होती है, इसके लिए थ्रिप्स नाम का जो इंसेक्ट लगता है उसके प्रतिरोधी होती है। याद रखना है, थ्रिप्स प्रतिरोधी दोस्तों कौन सी होती है, थ्रिप्स प्रतिरोधी। तो ये किस्म भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी, पूसा रत्नार, पूसा रत्नार नाम की जो किस्म होती है दोस्तों, ये थ्रिप्स प्रतिरोधी होती है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी किसकी, अनियन की वैरायटियां। अब अपन लोग आगे देखेंगे ओनियन के मुख्य रोग। उससे पहले अपन लोग एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपने अच्छे से याद ये हो जाए। ये लो दोस्तों, स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी दोस्तों, देखिएगा एक बार के लिए कि जब ना प्याज होता है ना ओनियन, इसकी खास बात क्या है। अपन लोग जनरल अपन लोगों ने बोटनिकल क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो प्याज का अगर अपन लोग बात करें, वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है एलियम सेपा। क्या होता है, एलियम सेपा। फैमिली होती है एलियसी या फिर एमार्डिलियसी। लेकिन आप लोग इससे संबंधित एक और फैमिली देखते हो, यानी कि मिलता जुलता सा नाम होता है। तो यहीं पर मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है एपीएससी। क्या नाम होता है, एपीएससी, एपीएससी। तो आपको याद रखना है, प्याज की फैमिली ए ले आएगा, यहाँ पे पै कभी नहीं आएगा। एलियसी है, एलियसी का दूसरा नाम एमार्डिलियसी। देखिएगा दोस्तों, जो अपनी एपीएससी फैमिली होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी। इसका क्या नाम होता है दोस्तों, दूसरा अम्बेली फेरी।
और अम्बेली फेरी फैमिली को ही अपन लोग एपीएससी बोलते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं अपने जो बीजीय मसाला होते हैं, कौन कौन से? बीजीय मसाला प्लस में एक वेजिटेबल भी, कौन सी वेजिटेबल? गाजर होती है, वो एपीएससी या फिर अम्बेली फेरी फैमिली की ही होती है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो मेथी, धनिया, जीरा और सौंफ, ये तीनों के तीनों जो अपने सीड स्पाइसेज होते हैं ये अम्बेली फैमिली के होते हैं। लेकिन अपना एक जो बीजीय मसाला यानी कि सीड स्पाइसेज जो अपना क्या होता है, फेन्यूग्रीक मेथी होती है ना, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, एपीएससी या फिर अम्बेली फेरी अलग है, एलियसी और एमार्डिलियसी अलग फैमिली है। एडिबल पार्ट इसमें रूपांतरित तना यानी जिसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, सलक्तन, या फिर अपन लोग बल्ब बोल देते हैं। बल्ब किसे कहते हैं? ऐसा मॉडिफाइड स्टेम जिसके चारों ओर क्या होगी, एक अपन लोग बोल सकते हैं थिन लेयर होगी, क्या होगी, पतली पतली ऐसे झिल्लियां सी होगी या फिर लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, सलक्तन बोल देते हैं। सीजोकार फ्रूट टाइप है, पुष्करम इसमें क्या है, अम्बेल है। देखिए आगे, प्याज में क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण। पर परागण क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है कि इसके अंदर प्रोटोएंड्री पाई जाती है, यानी कि नर बाग का पहले परिपक्व होना। अगर मैं बात करूं प्याज के अंदर वाहक कीट कौन होता है, तो होती है मधुमक्खी यानी कि हनी बी होती है। और प्याज में लू से बचाने के लिए ये सबसे बढ़िया रहता है, गर्मी से भी बचाता है। एक बीजपत्री क्या है, पादप है या फिर सब्जी है, सब्जियों में और उदाहरण क्या है, लहसुन। प्याज पे रिसर्च का काम किया था सर्वाधिक दोस्तों एच.ए. जोन्स नाम के अपने एक वैज्ञानिक है उन्होंने। तो इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, मिस्टर अनियन की संज्ञा देते हैं। कल अपन लोगों ने बात की थी कोल क्रॉप की, तो कोल क्रॉप में कौन था, कोल क्रॉप में डॉक्टर प्रीतम कालिया जो IRI के वैज्ञानिक है, उन्हें अपन लोग फादर बोलते हैं उसके। दीप्त कालिका क्या होती है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है दोस्तों। सलक्तन हेतु उत्पादन करते हैं तो एक वर्षीय, अगर अपने को बीज उत्पादन करना है तो यह क्या है, द्विवर्षीय। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोग सर्वाधिक निर्यात है तो छोटे प्याज का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है क्या, प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय। आपको याद रखना है दोस्तों, ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र। जैसे वर्तमान में अपन लोग DOGR यानी डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च के नाम से जानते हैं। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है और पीला रंग क्यूरिस्टिन की वजह से होता है। फीकापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और अपन लोग बात करें कवक प्रतिरोधी तत्व है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, केटचोल। देखिए जलवायु होती है इसकी कौन सी, ठंडी जलवायु। और इसके लिए आपको पूछेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है इसमें बल्ब निर्माण हेतु 15.5 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस, कभी कभार ये टेम्परेचर आपको 20 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी मिल सकता है। अपन लोग बात करें प्याज की, रबी ऋतु हेतु 10 से 12 किलो सीड रेट, खरीफ ऋतु हेतु 12 से 15। नर्सरी में साइज 500 मीटर स्केल, R×P 15 × 10 सेंटीमीटर। और इसमें सलक्तन हेतु 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या चाहिए होते हैं अपने को, ट्यूबर चाहिए होते हैं, सॉरी बल्ब चाहिए होते हैं। देखिए दोस्तों आगे, उन्नत किस्में खरीफ ऋतु हेतु एग्रीफाउंड डार्क रेड, N53 यानी कि नासिक 53, अर्का कल्याण। रबी ऋतु है तो एग्रीफाउंड लाइट रेड, ये याद रखो। अगर अपन लोग बात करें इसकी किस्में रबी व खरीफ ऋतु हेतु, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अर्का प्रगति जो होती है ये दोनों में लगा सकते हैं। पूसा रेड तो नरबंधिता द्वारा उत्पन्न किस्म है, पूसा मेधावी ये सेल्फिंग द्वारा उत्पन्न है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, प्याज की सेल्फिंग द्वारा डेवलप वेराइटी। पीले रंग वाली किस्म अर्का पीताम्बर, अर्ली ग्रेनो और अपनी ब्राउन स्पेनिश। अब आपको याद रखना है सफेद रंग की जो प्याज की किस्में होती हैं वो सर्वाधिक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाने के काम आती है। पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट प्लेट और उदयपुर 102। और लास्ट में अपन लोग बात करते हैं लाल रंग वाली किस्में एग्रीफाउंड डार्क रेड, पंजाब रेड राउंड, N53 अर्का कल्याण। और थ्रिप्स प्रतिरोधी कौन सी होती है दोस्तों, पूसा रत्नार। आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्याज के अंदर अपन लोग प्रमुख रोग व कीट की। प्रमुख रोगों व कीटों की। देखिए दोस्तों, प्रमुख रोग व कीट। अगर आपको पूछे ओनियन का सबसे फेमस या फिर सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, मेन डिजीज कौन सी है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, बैंगनी धब्बा रोग।
जिससे अपन लोग पर्पल ब्लोची डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग? पर्पल ब्लोची डिजीज। पर्पल ब्लोची डिजीज भी अपन लोग इसे कहते हैं। जो ओनियन का जो फ्रूट होता है, अपन लोग बोल सकते हैं प्याज होता है ना, उसके ऊपर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं इस रोग में। तो आपको याद रखना है इसका रोगजनक कौन होता है? इसका रोगजनक होता है दोस्तों एक कवक। कौन होता है दोस्तों? एक कवक, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया पोराई नामक कवक की वजह से कौन सी डिजीज होती है दोस्तों? बैंगनी धब्बा रोग, यानी कि पर्पल ब्लोची डिजीज होती है। इसके अलावा अगर अपन लोग आगे बात करें तो इसके कुछ और रोग आप लोग याद रख सकते हैं उसमें लगने वाले रोग। अगला रोग कौन सा आता है दोस्तों? अगला आता है अपना कौन सा? ब्लैक मोल्ड रोग। ब्लैक मोल्ड रोग। ब्लैक मोल्ड डिजीज, यह भी एक कवक होता है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या? एस्परजिलस कवक। किसकी वजह से होता है? ये कवक की वजह से, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एस्परजिलस। तो यह भी एस्परजिलस नामक कवक की वजह से होने वाला एक रोग है। तो सेकंड रोग भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर अपन लोग देखें तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 नाम और याद रख लेना। डाउनी मिल्ड्यू, ओनियन स्मट और कोमल सड़न। बस नाम याद रखो आप लोग को। 3 नंबर पे याद रख लो, इसमें डाउनी मिल्ड्यू होता है। 4 नंबर पे याद रखो, इसमें ओनियन स्मट भी होता है। और अगर आप लोग फिर भी याद रखना चाहो तो याद रख लो, इसमें क्या होता है? कोमल सड़न। सॉफ्ट रोट भी इसमें लगता है। लेकिन आपका सबसे मेन रोग कौन सा था दोस्तों? मेन था क्या आपका? बैंगनी धब्बा रोग, पर्पल ब्लोची डिजीज। इसका रोगजनक था अल्टरनेरिया पोराई नामक कवक। और ब्लैक मोल्ड भी लगता है एस्परजिलस नामक कवक की वजह से। अब दोस्तों अपन लोग आगे बात करते हैं इसके प्रमुख कीट। तो आपको मैंने बता दिए इसका प्रमुख कीट कौन सा है दोस्तों? थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या होता है दोस्तों? इसका प्रमुख कीट होता है। अगर अपन लोग यहीं पर बात करें तो थोड़ा और याद रख सकते हैं अपन लोग, प्याज की उपज, इसमें यील्ड कितनी होती है? आपको याद रखना है प्याज की उपज अगर अपन लोग बात करें सलक्कन हेतु तो कितनी होती है दोस्तों? 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों? बल्ब प्रोडक्शन होता है। बल्ब प्रोडक्शन यानी कि सलक्कन उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें बीज उत्पादन कितना होता है तो लगभग 1 क्विंटल। अपन लोग बोल सकते हैं 800 से लेकर के 1000 किलो प्रति हेक्टेयर क्या प्रोडक्शन होता है दोस्तों? सीड प्रोडक्शन होता है। सीड प्रोडक्शन कितना होता है दोस्तों? 800 से लेकर के 1000 किलो प्रति हेक्टेयर। तो आपको ये जनरल बातें थी प्याज के बारे में जो याद रखनी थी। अगर मैं आगे बात करूं, एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों प्याज की तो आपको एक चीज यह भी याद रखनी है कि प्याज में या फिर प्याज की बीजों में एक वर्ष की अंकुरण क्षमता पाई जाती है। कितनी? 1 वर्ष की अंकुरण क्षमता प्याज के बीजों में 1 वर्ष की अंकुरण क्षमता दोस्तों पाई जाती है। और यहीं पर आप लोग याद रख सकते हो ओनियन का टेस्ट वेट। टेस्ट वेट बोलते हैं दोस्तों अपन लोग 1000 बीजों के बार को क्या बोलते हैं दोस्तों?
टेस्ट वेट। तो प्याज के बीजों का टेस्ट वेट कितना होता है दोस्तों? 2.5 से लेकर के 4.1 ग्राम। 2.5 से लेकर के 4.1 ग्राम क्या होता है दोस्तों? इसका टेस्ट वेट होता है। अगर आपको पूछे प्याज में परिपक्वता सूचकांक, क्या पूछे? परिपक्वता सूचकांक, मैच्योरिटी इंडिसेस, तो क्या होता है दोस्तों? वो होता है प्याज के अंदर अपन लोग 50% नेक फॉलिंग स्टेज पर क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। यानी कि प्याज का जो कलिका होती है वो लगभग 50% झुक जाती है या फिर गिर जाती है, तब अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों? प्याज के अंदर हार्वेस्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या, इसके अंदर की जाने वाली की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या? क्यूरिंग। क्यूरिंग का संबंध है, क्यूरिंग का संबंध है दोस्तों किससे? प्याज से। क्यूरिंग किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था वैसे तो, पर आपको फिर भी याद रखना है दोबारा। अगर बात करूं मैं क्यूरिंग किसे कहते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, जो अपनी ये सलग कंद वाली या फिर कंद वाली सब्जियां होती है, जैसे कि प्याज ले लो, लहसुन ले लो और आलू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्याज, लहसुन और आलू, ये तीनों की तीनों कैसी सब्जियां हैं दोस्तों? ये देखें अपन लोग, प्याज में क्या होता है? एडिबल पार्ट बल्ब होता है, लहसुन में भी बल्ब और इसमें ट्यूबर, यानी कि सलगकंद और कंद वाली सब्जियां हैं। तो इनको अपन लोग क्या करते हैं? मिट्टी से हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि इनको क्या कर लिया मैंने अभी, मिट्टी से हार्वेस्ट करके ऊपर रख लिया, ये लो भी। अब मैं क्या करूँगा, इनकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए इनको थोड़े समय के लिए बाहर रख दूंगा। तो ऊपर क्या है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी कि इनकी स्किन है ना ऊपर वाली, वो प्रकाश की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगी दोस्तों? सूख जाएगी। तो इनकी आउटर लेयर है अब सूख गई। अगर आउटर लेयर इनकी सूख गई तो फायदा क्या हुआ? इनके अंदर जो नमी है ना दोस्तों वो बाहर नहीं जा पाएगी, और बाहर से कोई भी इंसेक्ट वगैरह है वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस वजह से क्या होगा दोस्तों? भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? भंडारण क्षमता इंक्रीज होगी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं भंडारण क्षमता बढ़ेगी। आपको पूछे प्याज में भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु कौन सी क्रिया या फिर कौन सी क्रिया की जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी? क्यूरिंग। कौन सी की जाती है दोस्तों? क्यूरिंग। अब अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्याज के प्रमुख कायिकी विकार। तो प्याज के प्रमुख कायिकी विकारों में दोस्तों सबसे पहला कायिकी विकार है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूं प्याज के प्रमुख कायिकी विकारों की, तो प्याज का प्रमुख कायिकी विकार कौन सा है दोस्तों? एक नंबर पे आता है बोल्टिंग। बोल्टिंग किसे कहते हैं दोस्तों? समय से पहले पुष्प कलिका का निकलना। किसे कहते हैं? समय से पहले पुष्प कलिका का निकलना। पुष्प कलिका का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों? बोल्टिंग कहलाता है। इसे जनरली अपन लोग बोल्टिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। समय से पहले कैसे? उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बोल्टिंग होता किसकी वजह से है प्याज में? ये नाइट्रोजन की तो अधिक मात्रा और तापमान की कमी की वजह से, लो टेम्परेचर और हाई नाइट्रोजन एक्सेस की वजह से क्या होती है दोस्तों? अपने ऑनियन के अंदर अपने को बोल्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑनियन के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो सलगकंद होता है ना, ट्यूब अपना बल्ब होता है, एक समय ऐसा आता है जब उसमें नाइट्रोजन अधिक हो और तापमान कम मिलेगा ना ऑनियन की फसल को, प्याज की फसल को, तो सलगकंद का निर्माण तो हो जाएगा कम दोस्तों। अब सलगकंद का निर्माण रुक जाएगा, और सलगकंद निर्माण होने से पूर्व ही क्या आ जाएगी? अपनी फ्लावर बड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फ्लावर बड, पुष्प कलिका आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों? सलगकंद का निर्माण तो होगा नहीं, पुष्प कलिका आ गई, तो किसका निर्माण होगा? अब दोस्तों सीड प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सीड प्रोडक्शन, यानी कि बीज का उत्पादन होगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर अपन लोग बोल्टिंग एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नुकसानदायक है, क्योंकि जो किसान होता है ना, अधिकतर किसान होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? किस लिए प्याज का उत्पादन करते हैं? सलगकंद के लिए। तो अपन लोग एज ए फार्मर, यानी कि फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना दोस्तों, तो अपना जो बोल्टिंग होता है यह एक कायिकी विकार होता है। लेकिन अपन लोग एक प्लांट ब्रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि पादप प्रजनक है, तो वो क्या चाहता है? वो तो सीड प्रोडक्शन चाहता है ना, तो उसके लिए क्या है? ये बोल्टिंग इफेक्ट एक वरदान की तरह ही है।
तो आपको याद रखना है बोल्टिंग इफेक्ट सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक मात्रा और टेम्परेचर की कमी की वजह से होता है। अगर आप लोग जबरदस्ती बोल्टिंग कराना चाहते हो, यहाँ पर यह भी याद रख लेना, किसी भी प्लांट के अंदर अगर आप लोग जबरदस्ती बोल्टिंग कराना चाहते हो तो क्या आएगा, जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन काम में लेंगे अपन लोग, GA3, क्योंकि बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल अपना हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, तो वो कौन सा होता है, जिब्रेलिन। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपना नेक्स्ट आता है दोस्तों अगला कायिकी विकार, जिसका नाम है स्प्राउटिंग, जो कि अपने लास्ट ईयर भी सुपरवाइजर में पूछा गया था। 2 नंबर पे कायिकी विकार कौन सा आता है, स्प्राउटिंग। याद रखना है दोस्तों आपको, स्प्राउटिंग किसे कहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब अपन लोगों ने प्याज व लहसुन को, दोनों के अंदर सेम ही होता है दोस्तों, ये प्याज व लहसुन को क्या कर दिया, भंडारित कर दिया। अब प्याज व लहसुन को अपन लोगों ने भंडारित कर दिया तो उस टाइम क्या होगा, उनके अंदर है जो प्याज व लहसुन अपन लोगों ने एक साथ रख रखा है, उनके अंदर अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनके अंदर क्या होगी, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्प्राउटिंग एक तरह से अंकुरण को ही बोलते हैं। तो प्याज में लहसुन में क्या करते हैं, जब अपन लोग इनको साथ में रख देते हैं तो इनमें स्प्राउटिंग होती है। तो दोस्तों अपन लोग क्या करते हैं, स्प्राउटिंग को रोकने के लिए एक हार्मोन का उपयोग करते हैं। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, एक हार्मोन के द्वारा। और हार्मोन दोस्तों कौन सा होता है, वो हार्मोन होता है अपना कौन सा, MH, मैलिक हाइड्रोजिन नाम का, मैलिक हाइड्रोजाइड नाम का एक हार्मोन होता है, जिसका अपन लोग उपयोग करते हैं स्प्राउटिंग को रोकने के लिए। इसकी कितनी मात्रा, इसकी लगभग अपन लोग 2000 से लेकर के 1500 से लेकर के 2500 ppm मात्रा, 1500 से लेकर के 2500 ppm मात्रा बुआई के खुदाई के 15 दिन पूर्व फील्ड में छिड़क देते हैं, फील्ड में छिड़काव करें। तो आपको याद रखना है, अपने जो स्प्राउटिंग होती है इसको रोकने के लिए अपन लोग मैलिक हाइड्रोजन नाम का एक रसायन होता है उसका उपयोग करते हैं। और कितने दिन पूर्व दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है, अपन लोग फील्ड के अंदर इसका उपयोग करते हैं खुदाई के लगभग 15 दिन पूर्व। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके अंदर, अपने प्याज के अंदर। तो अब अपन लोग बात करते हैं अपना प्याज में और जनरल चीज़ों की। देखिए यहाँ पर अपना प्याज होता है लगभग खत्म, तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, आगे देखते हैं अपन लोग। तो आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों, प्याज के बीजों में अंकुरण क्षमता कितनी होती है, 1 वर्ष की होती है। इसका टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट होता है दोस्तों 2.5 से 1.4 ग्राम। परिपक्वता सूचकांक होता है दोस्तों इसमें 50% नेक फॉलिंग स्टेज। आगे देखिएगा, क्यूरिंग नाम की इसमें एक्टिविटी करते हैं। कायिकी विकार बोल्टिंग बताया मैंने आपको, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा और टेम्परेचर की कम मात्रा की वजह से होता क्या है, समय से पहले पुष्पकलिका का निकलना। और लास्ट में बात की थी स्प्राउटिंग की। बात करते हैं किसकी, लहसुन की। अभी तक अपन लोगों ने प्याज के बारे में पढ़ लिया था, अब अपन लोग देखते हैं गार्लिक कल्टीवेशन। चलिए दोस्तों अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जो लहसुन होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका बोटनिकल नेम, तो क्या होता है दोस्तों, एलियम सेटाइवम। आपको पूछे लहसुन का वानस्पतिक नाम होता है तो क्या होता है, एलियम सेटाइवम। इससे पहले अपन लोगों ने दोस्तों किसकी बात की थी, अपन लोगों ने ओनियन की बात की थी। उसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, उसका बोटनिकल नेम होता है एलियम सेपा। अपन लोगों ने वहीं पर बात कर ली थी, ओनियन और गार्लिक की फैमिली जो होती है वो सेम होती है। इसकी भी फैमिली क्या आएगी दोस्तों, इसका कुल क्या आएगा, एलियसी या फिर एमार्डिलियसी जिसे अपन लोग बोल सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेंगे, कितने, 16। ओरिजिन पहले से उत्पत्ति स्थान भी सेम रहेगा दोस्तों, कौन सा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा होता है दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या फिर इसे अपन लोग बोल सकते हैं मध्य एशिया। क्या चीज दोस्तों, मध्य एशिया। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर अपन लोग आगे देखें इसके बारे में और, तो आपको याद रखना है इसके अंदर जो उपयोगी भाग होता है, उपयोगी भाग होता है दोस्तों, तो वो गार्लिक में क्या होता है, वो होता है क्लोव। क्या होता है दोस्तों, क्लोव।
क्लोव जो होता है वह गार्लिक के अंदर उपयोगी भाग होता है। तो ये अपन लोगों ने सामान्य बात कर ली किसके बारे में, लहसुन के बारे में, किसका बोटनिकल नेम एलियम सेटाइवम होता है और फैमिली एलियसी, उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया। ये चीजें अपन लोगों ने देख ली है। अब अपन लोग देखते हैं आगे। तो आपको याद रखना है जो लहसुन होता है दोस्तों, इसके अंदर 0.1 से लेकर के 0.4% वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सामान्य जानकारी के अंदर क्या देखेंगे दोस्तों अपन लोग कि लहसुन में 0.1 से 0.4% वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है। वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना है गार्लिक में एसेंशियल ऑयल की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से लेकर के 0.4%। अपना जो ये गार्लिक लहसुन होता है ये विटामिन सी का, फास्फोरस का और कैल्शियम का क्या होता है दोस्तों, अच्छा स्रोत होता है। प्लस कैल्शियम प्लस खनिज लवण, इन सब की इसमें अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यहीं पर आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर एक एंटी कैंसर जेनिक तत्व पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, एंटी कैंसर जेनिक तत्व होते हैं जो किसको कम करते हैं दोस्तों, ब्लड के अंदर है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो आपको याद रखना है गार्लिक के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इस वजह से इसे अपन लोग बोल सकते हैं यह एंटी कैंसर जेनिक वेजिटेबल है। अगर अपन लोग और बात करें तो आपको याद रखना है गार्लिक के अंदर तीखापन, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। ओनियन के अंदर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। क्या आएगा, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। डाई एलाइल डाइसल्फाइड की वजह से इसमें क्या होता है दोस्तों, तीखापन होता है। और यहीं पर याद रख लेना इसमें पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, एलिसिन। इसमें एक एलिसिन नाम का तत्व भी पाया जाता है जो बैक्टीरियल रेजिडेंस होता है, यानी कि जीवाणु प्रतिरोधी होता है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें किसमें याद रखनी है दोस्तों, अपने लहसुन के अंदर याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इसकी जलवायु की, आपको पता है यह भी रूपांतरित तने वाली सब्जी है, यानी कि जड़ व तना वाली सब्जियों में जलवायु क्या होती है दोस्तों, ठंडी जलवायु। जलवायु क्या रहेगी इसमें, ठंडी जलवायु। आपको याद रखना है जो अपने लहसुन होता है इसके लिए जलवायु क्या रहती है दोस्तों, ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। इसकी बुआई की अगर मैं बात करूं, इसकी बुआई के लिए अपने को लगभग कितना 500 से लेकर के 600 किलो प्रति हेक्टेयर किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, क्लोव की आवश्यकता होती है। 500 से लेकर के 600 किलो प्रति हेक्टेयर क्लोव की आवश्यकता होती है। इसे मैं अगर क्विंटल में लिखना चाहूँ कितना आएगा दोस्तों, 5 से लेकर के 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्लोव की आवश्यकता अपने को रहती है। अगर अपन लोग बात करें एक आदर्श क्लोव के अंदर वजन कितना होना चाहिए एक क्लोव में, तो आपको याद रखना है अगर अपन लोग एक क्लोव ले रहे हैं तो उसका वजन 6 से 8 ग्राम के मध्य होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ भी इसकी बुआई के अंदर अच्छे से याद रखनी है, बुआई व बीज दर। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी क्या, क्लोव की गहराई देखें अपन लोग, तो आपको याद रखना है 5 से 7 सेंटीमीटर। क्लोव कितनी गहराई पर अपने को लगाना है, तो गहराई रहती है दोस्तों कितनी, 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर। और अपन लोगों ने एक आदर्श क्लोव का वजन भी देख लिया है। और अपन लोग अगर बात करें एक आदर्श क्लोव का आकार कितना होना चाहिए, तो आकार कितना होता है दोस्तों, एक जो पोथी बोल देते हैं अपन लोग उससे, एक पोथी का आकार कितना होना चाहिए, 8 से 10 mm। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि अगर मैं बात करूं बुआई व बीज दर की, तो अपने को 500 से 600 किलो प्रति हेक्टेयर
किलो की आवश्यकता होती है। एक किलो का अगर लोग क्विंटल में बात करें तो 5 से लेकर के 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किलो का वजन कितना होना चाहिए? 1 किलो का 6 से 8 ग्राम। गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 सेंटीमीटर में अपन लोग उससे लगाएंगे, और उसका आकार 8 से 10 mm का दोस्तों होना चाहिए। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली इसकी बीज दर की। अब अपन लोग आगे देखते हैं दोस्तों इसकी क्या उन्नत किस्में। क्या देखेंगे दोस्तों? उन्नत किस्में। यानी कि जो अपना लहसुन है इसकी उन्नत किस्में। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग बड़ी गांठ वाली किस्मों की। बड़ी गांठ वाली किस्में, देखिए दोस्तों अपन लोग बात कर लेते हैं किसकी? बड़ी गांठ वाली किस्में। देखिए कौन कौन सी है? पावरी, सोलन सबसे पहली किस्म है पावरी, 2 नंबर पे सोलन, 3 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आती है G1। अगली किस्म देखें तो G50, G51, और कौन सी आएगी दोस्तों अपनी? G282 282, और राजेंद्र गादी कौन सी आती है? राजेंद्र गादी। ये सारी की सारी किस्में किसकी है दोस्तों? लहसुन की, और वो भी कौन सी? बड़ी गांठ वाली किस्में हैं। तो आप इनको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। फिर अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट किस्मों के अंदर। नेक्स्ट तरह की किस्में देखते हैं अपन लोग। अब देखेंगे अपन लोग क्या? छोटी गांठ वाली। देखिए दोस्तों कौन सी आती है 2 नंबर पे? छोटी गांठ वाली किस्में। छोटी गांठ वाली किस्में लो दोस्तों, इसमें आती है सिलेक्शन 1। सबसे पहले कौन सी आती है? सिलेक्शन 1 और GHC1। सिलेक्शन फर्स्ट और कौन सी आती है दोस्तों? GHC फर्स्ट। ये दोनों की दोनों वेराइटियां कैसी है दोस्तों? छोटी गांठ वाली किस्में हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपनी कौन सी वेराइटियां आती है? नेक्स्ट आती है उत्तरी भारत के लिए किस्में। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली किस्में। देखते हैं दोस्तों अपने उत्तरी भारत के अंदर कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है हिसार लोकल, यानी कि हिसार स्थानीय। स्थानीय कौन कौन सी है दोस्तों? हिसार स्थानीय, CO2 और अगेती कुमारी। अगेती कुमारी, ये सारी किस्में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अपने उत्तरी भारत के अंदर पाई जाती है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी कौन सी? नेक्स्ट अगर अपन लोग वैरायटियां देखें तो 4 नंबर पे अपनी वैरायटियां आती हैं अन्य किस्में। अन्य किस्में, इसके अपन लोग थोड़ी बहुत और किस्में भी देख लेते हैं। अपन लोग सिर्फ जो अपनी मेन वैरायटियां होती है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही देखेंगे। इसमें सबसे पहली आती है जामनगर लोकल। और मैं बात करूं तो अगली आती है एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड वाहिट। एग्री फाउंड पार्वती और एग्री फाउंड वाइट, आपको ये भी याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यमुना सफेद और गोदावरी। यमुना सफेद और गोदावरी, ठीक है दोस्तों। और देखें तो श्वेता, लास्ट एंड फाइनल कौन सी है दोस्तों? श्वेता। तो आपको ये सारी की सारी किस्में याद रखनी है इसकी अन्य किस्मों के अंदर। और यहीं पर अगर अपन लोग देखिए इसमें पौधरोपण दूरी भी आप लोग लिख लीजिए। 15 इंटू R इंटू P इसमें कितनी होती है? 15 इंटू 7 से 8 सेंटीमीटर। रो टू रो 15 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 7 से लेकर के 8 सेंटीमीटर इसमें क्या होती है दोस्तों? प्लांटिंग डिस्टेंस होती है। अगर अपन लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है अपनी उपज, जो होती है 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
इसके बाद देखें दोस्तों भंडारण, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है अपना केस में भंडारण। तो अपना जो लहसुन होता है इसके अंदर अपने को भंडारण के लिए 0.5 से लेकर के 2.2 डिग्री सेल्सियस तो क्या चाहिए होता है टेम्परेचर। और मैं बात करूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तो 60 से लेकर के 65% क्या चाहिए होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बाकी चीज़ जो अपने ओनियन के अंदर है वो सेम रहेगी, किसके अंदर, लहसुन के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्या, लहसुन कल्टीवेशन, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट। सिर्फ 6 स्लाइडों के था दोस्तों ये। देखिए अपन लोग बात करते हैं लहसुन की। अगर अपने को पूछे लहसुन का बोटनिकल नेम तो क्या होता है, एलियम है सेटाइबम, फैमिली एलियसी या फिर एमार्डिलियसी, गुणसूत्र संख्या 16, उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। ठीक है दोस्तों, इसका एडिबल पार्ट पूछे या फिर उपयोगी भाग पूछे तो क्या होता है दोस्तों, क्लोव होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं लहसुन के अंदर वाष्प तेल पाया जाता है 0.1 से लेकर के 0.4%, और इसके अंदर विटामिन सी भी होती है, फास्फोरस होता है, हल्की फुल्की मात्रा में कैल्शियम होता है, और बाकी सारे खनिज लवण थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ एंटी कैंसरजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो क्या करेंगे, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तीखेपन की बात करें अपन लोग, इसके अंदर होता है डाइएलाइल डाइसल्फाइड की वजह से, और इसमें तत्व पाया जाता है एलिसीन नाम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है क्या, जलवायु। आपको पता है ये तने वाली सब्जी है तो इसकी जलवायु कौन सी होती है, ठंडी। और बुआई की बात करें व बीज दर की बात करें तो इसमें बीज दर कितनी होती है, 500 से लेकर के 600 किलो प्रति हेक्टेयर, क्या, क्लोव, यानी 5 से लेकर के 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्लोव की आवश्यकता होती है। एक क्लोव का वजन 6 से 8 ग्राम, गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर तक रखते हैं, आकार 8 से 10 mm। दोस्तों आगे देखिए, उन्नत किस्में देखें इसकी तो बड़ी गांठ वाली किस्में, जिनमें गांठें क्या होती हैं, बड़ी होती है, राजेंद्र, गादी, फावरी, सोलन, G1, G50, G51, G282। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आती है छोटी गांठ वाली किस्में, इसमें सिलेक्शन 1 और GHC फर्स्ट, और आती है उत्तर भारत में पाई जाने वाली किस्में, हिसार लोकल और CO2 और अगेती कुमारी। आगे देखिए दोस्तों, इसकी उन्नत किस्मों की बात करें, जामनगर लोकल, एग्री पाउंड पार्वती, एग्री पाउंड व्हाइट, यमुना सफेद, गोदावरी और श्वेता। इसमें R/P रखते हैं 15x5 से लेकर के 7 से 8 सेंटीमीटर। उपज 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, भंडारण 0.5 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और 60 से 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर दोस्तों अपना क्या खत्म होता है, लहसुन। टाटा बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।